ठीक है। Guys, you guys are able to see my screen, right? Hello. Yes sir. ठीक है। Yes sir. लाइट बंद होने से पहले क्वेश्चन ये था, हम लोगों ने ये प्री रिक्विजिट लिखा है ना कि a bank should have a knowledge of money laundering activity that is going on in a bank. So bank gets alert. बैंक का सिस्टम एक ऐसा डिजाइन किया होता है कि उनको ट्रांजेक्शन के ऊपर अलर्ट दिखाता है कि ये ट्रांजेक्शन प्रोबेबली मनी लॉन्ड्रिंग की हो सकती है। तो बैंक को अलर्ट्स को बाईपास करते बोलते हैं, जान दे यार, अकाउंट है ना, सर्विस आ रही है, पेमेंट आ रहा है, वैसे। सो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस रेगुलेटर बोलते हैं, वो अलर्ट्स का क्या किया, रेगुलेटर क्वेश्चन करता है। बैंक को फाइन लगाने से पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो अलर्ट्स के ऊपर एक्शन लिया था नहीं लिया था, बैंक को जाता है, सिर्फ बैंक हैज टू टेक एन एक्शन। बैंक के अंदर एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर होता है, ही हैज टू टेक एन एक्शन। ठीक है, बैंक का एम्प्लॉय रहेगा ना, बैंक के कस्टमर को अलर्ट नहीं जाएगा कि बैंक इज बीइंग अलर्टेड। अगर कस्टमर को भी पता चल गया कि बैंक को अलर्ट हो रहा है तो वो तो रास्ता बदल देगा ना। प्रोविजन ऑफ और प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, खास करके लेयरिंग। गेटिंग इट? सो ये दो प्री रिक्विजिट है। बैंक सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, बैंक को पता भी है कि लॉन्ड्रिंग हो रहा है, फिर भी बैंक कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। देन इन दैट केस इट इज सेड दैट अ बैंक वाज इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग, या बैंक ओनली हेल्प्ड लॉन्डर मनी, तो बैंक वुड बी फाइंड। मैं आपको एक यूट्यूब पे वीडियो दिखाता हूँ, मतलब दिखाऊंगा ना, खाली वीडियो का ये दिखाऊंगा, आप उसको ये कर लो। ये पॉइंट मतलब क्या होगा, प्रोविजन सर्विस। बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हाँ मतलब अकाउंट ओपनिंग सर्विस दिया, एसेट मैनेजमेंट सर्विस दिया, रिमोट बैंकिंग सर्विस दिया, नेट बैंकिंग दिया। ठीक है, ये देख रहे हो पहला वाला वीडियो 17 मिनट का, मैंने डाला है हाउ कार्टेल्स लॉन्डर मनी। तो एक आया है, जैसे देखो HSBC का वॉशिंग मशीन दिखाया है, बिल्डिंग के ऊपर वॉशिंग मशीन जैसा साइन है। ये वीडियो देख लो आप, मतलब अभी नहीं, घर जाके इसको देख लो। ठीक है सर, क्या था लॉन्डर मनी, हाउ डू कार्टेल्स लॉन्डर मनी। तो ये वॉशिंग मशीन वाला पहला वीडियो आएगा 17 मिनट का। ठीक है, ठीक है। तो ये दो प्री रिक्विजिट्स है मनी लॉन्ड्रिंग के। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। बट वी टॉक अबाउट क्लियरिंग इंटीग्रेशन लॉन्ड्रिंग मनी, तो उसको रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निकला,
और एक्टिविटी लॉन्ड्रिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, देयर वर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था क्रिमिनलाइज द एक्ट। जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है ना, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, या वो डर्टी मनी से ट्रेड करके क्लीन करना, अगर वो प्रूव हो गया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ क्रिमिनल एक्ट। Act of money laundering is a criminal act. You will be punished according to the criminal act provisions. Laundering money, making dirty money clean is a criminal act. All the criminal provisions will apply. तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्टिविटी था उसको किसके अंदर लेके आए? लॉ के कौन से परस्यूट के अंदर लेके आए? क्रिमिनल एक्ट के अंदर लेके आए। मेकिंग सेंस? तो उसकी सजा थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी, क्योंकि एक्ट को क्या कर दिया? क्रिमिनलाइज कर दिया। पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है ना, उससे मनी लॉन्ड्रर को सबसे कम मोटिवेशन मिले ऐसा काम किया है। मनी लॉन्ड्रर का मोटिवेशन सबसे कम हो ऐसे काम किया है, क्रिमिनलाइज कर दिया एक्ट को। और दूसरा फोरफीचर ऑफ फंड्स। फोरफीचर मतलब जब्ती, कॉन्फिस्केशन, जब्त कर लिया। अगर मनी लॉन्ड्रिंग में पता चला इतना इतना पैसा मनी लॉन्डर्ड हुआ था, वो सब पैसा अभी किसका? सरकार का, और उसको सजा अलग। तो ये दो जो ऑब्जेक्टिव्स है, उससे मनी लॉन्ड्रर को थोड़ी मोटिवेशन कम मिले ऐसा काम किया है। क्लियर है? फॉरफीचर ऑफ फंड्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव था बूस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अभी जब भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, अगर बहुत सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो अगर हुआ कि बाहर से भी कुछ अकाउंट्स इन्वॉल्व है, बाहर से भी कुछ पैसा आ रहा है या बाहर भी कुछ पैसा जा रहा है, लेयरिंग को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए, और ठीक है, तो दो नेशंस, दो कंट्रीज एक दूसरे की मदद करेगी उसको इन्वेस्टिगेट करने में। इन्वेस्टिगेशन में जो टाइम लगेगा, रिसोर्स लगेगा, इंफॉर्मेशन लगेगा, एक देश दूसरे की हेल्प करेगा उसको इन्वेस्टिगेट करने में। जैसे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कोई बाहर से कोई आया है, बाहर कंट्री का कोई ऑफिसर आया है, तो उसको इंडिया में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हेल्प मिलेगा। इंडिया के इन्वेस्टिगेटर्स, पुलिस उसके साथ इन्वेस्टिगेट करेगी, हेल्प करेंगे। इंडिया अगर कहीं और जा रहे हैं तो वो भी कंट्रीज वो वहाँ की इंफॉर्मेशन उनको शेयर करेगी, क्योंकि है तो डेटा, और डेटा एक्सेस ही नहीं तो हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? तो इंफॉर्मेशन एक्सेस देना, हेल्प करना इन्वेस्टिगेशन में, रिसोर्सेस देना, ठीक है, इन सब चीजों में आपस में कंट्रीज ने क्या कर लिया? हाथ मिला लिया, राइट? हाँ, सी वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, वो लेयरिंग नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे सिर्फ अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तो वो ब्लैक मनी की वजह से अलग है। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में फर्क हम लोगों ने देखा था। वो इंडिया में अकाउंट नहीं करके वहां अकाउंट कर रहे हैं, बट लॉन्डर नहीं कर रहे, लेयरिंग नहीं कर रहे। या वो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करके जो वहां पे कमा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इंडिया को नहीं दे रहे, वो अलग ह्यूमन राइट्स लॉस है उनके। और अगर लॉन्ड्रिंग है, यहाँ से वहां से यहाँ, ऐसा हेरा फेरी, लेयरिंग, इंटीग्रेशन किया है, तो वो हेल्प करेगा। समझ रहे हो? वेरी गुड। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ड्रिंग एंड ओवरसीज अकाउंट्स। तो वो ओवरसी अकाउंट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज समझते हैं, जो एक डेटा होता है, जो एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेल।
सुना हुआ ये वर्ड किधर? इंटेल, टिप, जो सादी भाषा बोलते हैं टिप मिली है, तो ये व्हाइट कलर लोग क्या यूज करते हैं? इंटेल आया है। वो डॉन टू मूवी में ना पुलिस वाली घूमती है, क्या बोलते हैं उसको? वो प्रियंका चोपड़ा पुलिस वाली रहती है ना, शाहरुख खान वाली डॉन टू में, क्या बोलते हैं? इंटरपोल, इंटरपोल, ठीक है, पुलिस। वैसे एक इंटेल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जिसको एफआईयू बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। हर कंट्री के पास अपना एफआईयू होता है। इंडिया के पास भी एक एफआईयू है जो क्या करता है, पूरे देश में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का क्या रखता है वो रिकॉर्ड, डेटा, कि अगर स्टडी करना पड़े कि ये पैसा कहाँ से आया, किधर से आया, किधर गया, कैसे क्या, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो हर कंट्री का एक इंटेल यूनिट है, बट सारे कंट्रीज का एक ग्रुप है, सारे कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं एगमोंट ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? एगमोंट ग्रुप, EGMOUNT, एगमोंट ग्रुप। एगमोंट ग्रुप क्या करता है? सारे देशों को हेल्प करता है। क्या शेयर करता है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेटा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सारे कंट्रीज की एफआईयू उसको क्या करता है? वो हेल्प करता है। आपके बुक में भी किधर न किधर एगमोंट ग्रुप लिखा होगा। जो लेवल 3 का अगर नोट्स है ना आपके पास, मोबाइल में नोट्स है ना, तो उसको सर्च करो एगमोंट, तो पेज नंबर आ जाएगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के इधर किधर तो रहेगा। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे किधर तो, और वहां पे ये बूस्ट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर होगा। मिल रहा है क्या? सर्च किया क्या एगमोंट ग्रुप? अगर पीडीएफ है लेवल 3 का तो उसमें सर्च कर दो ना, डायरेक्ट पेज नंबर आ जाएगा। EGMOUNT आया क्या? पेज नंबर 50 है, ऊपर ऊपर रहेगा, बुलेट्स रहेंगी 2-3, ठीक है। वर्चुअल गाइस विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. प्रियंका का कैमरा बंद है क्या? अभी अभी चालू किया? नहीं, मैंने तो यहाँ पे बंद देखा था, मेरे को ऐसा रेड रेड दिख रहा था। तो चलो फिर एक छोटी सी परफॉर्मेंस हो जाए, 4 लाइनें प्रियंका से सुनेंगे हम। आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो, म्यूट पे। हाँ सर, मेरे को ये पता है कि आपको मेरे से ये कराना था, बट कैमरा ऑन था क्योंकि आपने ही बोला था डॉक्यूमेंट देखने, तो मैंने ऑफ करके नहीं देखा था। नहीं नहीं, ये तो बड़ा स्क्रीन लैपटॉप पर दिख रहा है। आप पहले आपके मोबाइल स्क्रीन का ऑन हुआ था। चलो चलो जल्दी, कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे? सर एक भी नहीं सर, आप आपका कल लास्ट लेक्चर है, आप सुना दो, आप अच्छा गाते हो। नहीं नहीं नहीं, कैमरा बंद का रूल है, तो रूल बट तोड़ना सर नहीं है। मैंने नहीं किया बंद, आप चेक कर लो ना उसमें, चलो चलो क्योंकि चलो मैं चलो जल्दी, डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी सच में। चलो चलो चलो। नहीं नहीं सर, आज नहीं, मुझे आदत छैया छैया सुना दो। नहीं नहीं। वो तो बिल्कुल भी नहीं आती। अरे गूगल देख लो ना, गूगल से लिरिक्स देख लो। कौन सा? श्रीवल्ली? सर सच में डॉक्यूमेंट देख रही थी और कैमरा भी ऑन ही था, क्योंकि आपने बोला था तो ऑफिशियल था, तो मैं क्यों बंद करूं। क्या, कौन सा नहीं कह रहे किया हो? था बंद। श्रीवल्ली, चलो श्रीवल्ली सुनने की इच्छा है क्लास की। चलो चलो जल्दी करो। अरे नहीं सर, वो भी नहीं आता। अरे मैं बोल रहा हूँ, चलो जो गाना आता है वो सुना दो। सर मेरे को पता है आपको ये मेरे से कराना था 3-4 हफ्तों से, और आप ऐसे ही बोल रहे हो, मैंने नहीं किया था बंद, अरे करती तो मैं आपसे नहीं बोल करवाना देती। था, जिसकी कैमरा बंद उससे करवाना था। और थोड़ी सर देर बाद मैंने अगर काजल की बंद रहेगी तो वो भी गाना गाएगी। बट सर नहीं किया था बंद, नहीं सच नहीं, में डॉक्यूमेंट देख रही थी और कैमरा ऑन ही रखा था मैंने, क्योंकि आपने बोला था चेक करने।
मतलब इतना कहना मानते हो तुम लोग मेरा? अरे सर, ये सब नहीं मानते, बाकी सब तो मानते हैं ना। हम्म, चलो फिर हमारे पास आज जूरी है, योगेश, सुमित, काजल और रजनीश। 4 बेंच की जूरी है हमारे पास आज फैसला सुनाने के लिए। ठीक है। दोषी दोषी बोल रहा है कि मैंने नोट्स चेक करने के लिए नोट्स खोले थे तो कैमरा पीछे से ऑटोमेटिकली बंद हो गया, पर कैमरा चालू था। ये दोषी का बयान है। तो जूरी अपना फैसला सुने। हाँ, गिल्टी। ठीक है, क्या बोलते हो आप? वर्चुअल जूरी क्या बोल रही है? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? हाँ, लैपटॉप वही तो, अभी अभी लैपटॉप से पहले फोन था, ऐसे काजल जैसे दिख रहा था मेरे को, अभी लैपटॉप है। तो बताओ वर्चुअल जूरी क्या किया जाए, गाना या छोड़ दिया जाए? हाँ, अरे वर्चुअल गाइस। गिल्टी सर। गिल्टी। काजल। छोड़ दिया जाए सब। अभी 4 लोग में से एक ही बोल रहे हैं छोड़ दिया जाए, बाकी 3 लोग तो बोल रहे हैं गिल्टी। तो चलो चलो जल्दी, श्रीवल्ली। अरे सर, जाने दो ना। और मैंने सच में मन नहीं किया, मैं ऑफ करती तो मैं आपकी बात सुन लेती, मैं सच में डॉक्यूमेंट भी चेक करती। नहीं, और कैमरा ऑन ही था ऐसे ही, मैंने ऑफ किया नहीं क्योंकि आपने ऑफिशियली बोला था देखने इसके लिए। सब प्रियंका और मैं डिसाइड कर रहे हैं लाइव क्लास में आने का, तो लाइव सिंगिंग सुन लेंगे उसमें। हाँ सुने सर, ये में। सही है। नहीं, अभी मृणाली काफी लेट आई है, तो मृणाली भी एक परफॉर्मेंस देगी ऑन द ओकेशन ऑफ ज्वाइनिंग क्लास सो लेट। ठीक है, तो मृणाली और आप दोनों डुएट कर सकते हो अगर आपको चाहिए, नहीं तो फिर अलग अलग, आपको जैसे इच्छा हो। मृणाली, कैन यू हियर मी? सर, करना ही नहीं है तो। यस यस सर। सर एक्चुअली मुझे ना आवाज नहीं आया, थोड़ा बोलेंगे क्या? मैं ऑफिस में थी तो। मैं बोल रहा हूँ आप काफी लेट ज्वाइन की है। सॉरी सर, एक्चुअली मैंने अभी मैसेज देखा। नहीं, दैट इज ओके, बट उसके लिए अभी एक परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। 4 कौन सी लाइनें सर? सुनानी पड़ेगी आपको। कौन सी? 4 लाइनें गाना सुनाना पड़ेगा आपको। कौन सा भी? कौन सा भी, जो आपको चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हम कोई भी आपका जो कन्नड़ा, तेलुगु, जो आपको आता है, श्रीवल्ली। तो आप अभी प्रियंका भी पकड़ी गई है यहाँ पे कैमरा बंद रखे हुए, तो सर कैमरा में ऑफिस में हुई इसलिए बंद नहीं रहता है। आपका ठीक है, आप लेट आने की वजह से दोषी हो, वो कैमरा बंद रखने की वजह से दोषी थे। तो आप दोनों डुएट कर लो या आप दोनों इंडिविजुअली कर लो। हाँ सर। तो बताओ। मैं ऑफिस में हूँ। अरे तो क्या हो गया? सर तो कैसे गा पाएगी ना, वो ऑफिस में है तो सर। तो धीरे का धीमी आवाज में, एंटरटेनमेंट हो मैं जाए। थोड़ी ना बोल रहा हूँ हिमेश रेशमिया बन जाओ, चिल्ला चिल्ला के गाओ। चलो चलो भाई चलो, बहुत दिनों से कुछ सर एंड परफॉर्मेंस ऑफ हुई। द, हाँ सर एंड ऑफ द क्लास कर लेते ना, करना ही है ना तो। ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। सर तुम रोनाली स्टार्ट कर ले, फिर मैं कर देती हूँ। हाँ चलो मृणाली। हाँ, आ जाओ आ जाओ। 2 मिनट। जल्दी आओ।
हेडफोन लगाओ, नहीं तो आवाज जियो घूमेगा आवाज। योगेश तो आ गया। देखो आपके लिए लोग आ गए मीटिंग में, जो हम सुनेंगे प्रियंका का गाना। गूगल करके रख लो तब तक आप प्रियंका। तो सर अभी फिर से ये करना पड़ेगा ना, बैक जाऊंगी तो फिर कैमरा ऑन ही रहेगा और फिर भी आपको ऑफ दिखेगा। नहीं। कर लेती हूँ तो 2 मिनट। हाँ मोनाली। सर 2 मिनट दीजिए मुझे। चलो भाई, कांट वेट। हाँ सर, 2 मिनट। कहाँ कहाँ जाके। सर मराठी सॉन्ग चलेगा ना? हाँ हाँ, दौड़ेगा। सर, तो मेरे को वॉशरूम में जाके गाना बोलना पड़ रहा है। सर मैं कल बोलती हूँ ना ऑफिस में। नहीं नहीं नहीं, वो अभी अरे बाहर जाके बोलो। सर बाहर बहुत ट्रैफिक का आवाज आता है हाँ अभी तो। चलेगा चलेगा, बाथरूम में जाके बाथरूम में जाके कोई सुनने का, बोलेगा क्या चल रहा है इधर। चलो सर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। कैमरा वो गूगल ओपन है तो इसके लिए नहीं दिखेगा फेस में नहीं भी, नहीं नहीं, कैमरा ऑन ही आप है। 4 लाइन, आप 4 लाइन याद रखो, फिर कैमरा चालू करके गाना है। सर आपको सब करवाना आज ही। हाँ जल्दी करो। सर कल आपका लास्ट लेक्चर, तो ये आपको परफॉर्मेंस थोड़ा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी। सर कैमरा ऑन नहीं करना पड़ेगा ना मुझे? नहीं नहीं, आप बाहर जाके गाइए। ठीक है, मैं पेंट्री में हो गया है, हो जाएगा। हम्म, पहले प्रियंका गा रही है ना? हाँ ठीक है। चलो चलो चलो, कांट वेट। हाँ सर। हाँ दिख रही है, प्रियंका दिख रही है। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करे ना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किते चलिए तू, किते चलिए तू, किते चलिए। जानता है ये दिल तू, जान लिया तू। तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू। किते चलिए तू, किते चलिए तू, किते चलिए। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे की राता, लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे। हो गया सर, कर दिया मैंने। क्या बात है,
काजल एकदम मोटिवेट हो गई है, वो भी सुनाने के लिए रेडी है। नहीं सर। शी हैज अ लवली वॉइस। थैंक यू। और एक हो जाए प्रियंका, और एक हो जाए। अरे नहीं सर, पता नहीं चला ये कॉम्प्लीमेंट था कि फिर और एक सॉन्ग। I'll take my words back. नहीं नहीं, रहने दो फिर। एक तुम गा लो फिर, चलेगा। मुंबई वाले दो तो होने चाहिए ना। नहीं, दो ही है, दो में से एक काफी है। क्या तो सर आज सबसे ही कर पाते ना, किसी को एंड ऑफ द क्लास, किसी को मिडल ऑफ द क्लास, किसी को कल स्टार्ट ऑफ द क्लास। आई एम हैप्पी। जाते जाते एक दूसरे को जान लेंगे ना सर थोड़ा। जानने के लिए गाना गवाना है। काजल कल गाएगी काजल। सर ये पनिशमेंट था। चलो मृणाली। Yes, sir. Sir, I am audible. हाँ हाँ। हाँ. माये चाहव्या स्पर्शाने फुलते नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते माये चाहव्या स्पर्शाने फुलते नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते मन उधाण वाऱ्याचे उज पावसाचे का होते बेभान कसे गहिवरते मन उधाण वाऱ्याचे उज पावसाचे का होते बेभान कसे गहिवरते। सर इतना ही। क्या बात है, बहुत मस्त था। बहुत अच्छा थैंक था। यू। कांटे की टक्कर है क्लास में अभी। लेट्स सी रजनीश और काजल कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर डिसाइड करेंगे कौन मुंबई आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स बिगिन। सर आपके क्लास को बहुत मिस करेंगे बाद में फिर। अच्छा, चलो ठीक है। राइट, तो एगमोन ग्रुप देखा आप लोगों ने? मैं आपको गूगल पे भी दिखाने वाला था। देखो, उसका पूरा नाम ही है एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। मैंने आपको बोला था ना, हर एक कंट्री का अपना एफआईयू होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अरे चल क्यों नहीं रहा है? वर्चुअल गाइस, यू गाइस कैन हियर मी राइट? यस यस सर। Yes, yes. हाँ, देख रहे हो? Egmont Group of Financial Intelligence Unit is an international organization that facilitates cooperation and intelligence sharing between national intelligence units, between national FIUs, national FIU financial intelligence unit, to investigate and prevent money laundering and terrorist financing. Egmont Group क्या करता है? दो कंट्रीज के बीच में इंटेलिजेंस को शेयर करता है और कोऑपरेट करता है। मेकिंग सेंस? देखो नीचे लिखा भी है, नेशनल एफआईयूज कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सस्पिशियस और अनयूजुअल फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। ठीक है, हेडक्वार्टर कनाडा में है। ठीक है, एक सेकंड रुको।
एक सेकंड रुकना। ठीक है, डिड यू सॉ दिस एगमोंट ग्रुप? ठीक है, जैसे एगमोंट ग्रुप का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है कि FIUs को कनेक्ट करना और उन सब में क्या करना, कोऑपरेशन करवाना, ताकि वो इंटेलिजेंस शेयर कर सके टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एगमोंट ग्रुप एक तरफ है, दूसरी तरफ है FATF, फॉरेन एक्सचेंज टास्क फोर्स, और एक है ओफेक। आप लोगों को ओफेक भी किधर ना किधर दिखेगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज टास्क फोर्स दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा FATF, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, सो ये दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, FATF और ओफेक। देखो ये झंडा भी आपको बुक्स में किधर न किधर ड्रॉ किया हुआ रहेगा। तो ओफेक और FATF, ओफेक और FATF क्या करता है, सैंक्शंस लगाता है। बहुत सिंपल सैंक्शन है, ट्रेवल बैन। अगर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो यू कैन नॉट लीव द कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेवल बैन। पासपोर्ट नंबर सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे दे दिया जाता है कि ये इंसान यहाँ से फ्लाई कर सकता नहीं है। आप अगर अभी कभी एयरपोर्ट, कभी आप लोगों ने अगर ट्रेवल किया इंटरनेशनली,
तो कैसा होता है, जैसे वन एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं, अपने को बोर्डिंग पास लेने के लिए पासपोर्ट देना पड़ता है। बोर्डिंग पास मतलब फ्लाइट के अंदर घुसने के लिए पास लगती है अपने को, तो वो पास लेने के लिए अपने को अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, और वो पासपोर्ट पे वीजा रहता है। तो वो पासपोर्ट और नंबर और वीजा चेक करते हैं अपने सिस्टम में, और वो सिस्टम में क्या रहता है, सारे ट्रेवल बैन्स का इंफॉर्मेशन, कि किसके किसके ऊपर बैन लगी हुई है, ट्रैवल बैन। अगर गपचुप में निकल गए दूसरा पासपोर्ट लेके तो अलग बात है, बट अगर वही एक ही पासपोर्ट है और फटाफट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई वहां पे, तो यू कैन नॉट लीव द कंट्री, उधर ही धर लेंगे आपको और उधर से पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रैवल बैन। और दूसरा कॉमन सैंक्शन है एसेट फ्रीजिंग, एसेट जब्ती कर लेते हैं। विजय माल्या का गोवा का जब बंगला जब्त कर लिया था, पता है क्या, एसबीआई के ऑफिस वाले वहां पे सब पार्टी कर रहे हैं, एयरबीएनबी पे भी डाल दिया था कि आओ और पे लो। मजाक कर रहा हूँ, वरना पता चला आप एयरबीएनबी पे सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एसेट फ्रीजिंग, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू सैंक्शन लगाया जाता है, और वो एक कॉमन सैंक्शन है कैपिटल रिस्ट्रेनमेंट। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल रिस्ट्रेनमेंट। इंडिया में कैपिटल किसने डाला है, जेपी मॉर्गन, यूबीएस, ये लोग, क्योंकि लोग बाहर से काम किधर लेके आए, इंडिया। और इंडिया में कैपिटल डाला ना, बिल्डिंग खड़ी की या बिल्डिंग खरीदी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, एम्प्लॉयमेंट दिया, सब कुछ किया। या बाहर की कोई कंपनी आ गई, जैसे आइकिया आ गया, मुंबई में आइकिया आया है, पता है आपको, ठीक है। वॉलमार्ट आने का प्लान था, ठीक है। ऐसे बाहर की कंपनी आई ना इंडिया में, तो लोग इंडिया में आना बंद कर देंगे, या जो इंडिया में बिजनेस है ना उसमें कैपिटल डालना बंद कर देंगे। तो कंट्री का ग्रोथ कैसा होगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर डालना बोलते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू प्रेशर डालते हैं कैपिटल रिस्ट्रेनमेंट से, ताकि गवर्नमेंट कुछ करे उसके ऊपर। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं क्या, इसके लिए वहां पे आईकिया नहीं है, जेपी मॉर्गन नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है कि नहीं। एग्रीकल्चर के ऊपर ही जी रहा है वो, है ना। अगर ऐसा होता तो वहां पे भी ऑफिस होता ना, मिडिल ईस्ट वाले वहां पे भी जाते काम करने, उल्टा वो लोग बाहर जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में काम करने, क्योंकि वहां पे जॉब, तो वहां पे कैपिटल रिस्ट्रेनमेंट लगाया हुआ है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन होता है कि इस कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का नहीं, इसको सामान भी देने का नहीं, इससे सामान लेने का भी नहीं। तो ये सब टाइप्स के क्या है, सैंक्शन है। ये कौन लगाता है, ओफेक और एफएटीएफ, ये लोग सैंक्शंस भी लगाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कुछ कुछ लोगों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ब्लैक लिस्टिंग कर देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ब्लैक लिस्ट कंट्री, ग्रे लिस्ट कंट्री। तो कंट्रीज को भी लिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी लिस्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी लिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स भी ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट होती है, कंट्री भी ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट होती है। जैसे अफगानिस्तान, यमन, सुना होगा आप लोगों ने, ये सब सारी कंट्रीज क्या है, ब्लैक लिस्ट कंट्री। सीरिया, ईरान, इराक, ये सब ब्लैक लिस्ट कंट्रीज है, अफगानिस्तान, ठीक है। फिर ये सुना होगा क्यूबा, यूएस के नीचे क्यूबा, ठीक है। ये सब ब्लैक लिस्ट कंट्रीज है, सब लिस्ट है। तो ये साल दर साल लिस्ट क्या करते हैं लोग, अपडेट करते हैं, देखते हैं वो कंट्रीज में कैसी प्रैक्टिसेस है, गवर्नेंस कैसा है, माहौल कैसा है, इन्वेस्टिगेशन हो पा रही है कि नहीं है, एगमॉन्ट ग्रुप के साथ कोऑपरेशन है कि नहीं है, उस कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग प्रिवेंट करने के क्या मेजर्स है। उनको समझाते हैं ऐसा मत करो, तुम्हारे को ट्रेड सपोर्ट मिलेगा, कॉमर्स सपोर्ट मिलेगा, मैन पावर सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तुम ईमानदारी से रहो। नहीं समझे तो ब्लैक लिस्टिंग कर डालते हैं। फिर ये ब्लैक लिस्टिंग, ग्रे लिस्टिंग, ये सब किधर केवाईसी में भी काम आती है, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक लेना था क्या आपको अभी, बीच वाला वर्चुअल गाइस, डू यू वांट ब्रेक, बीच में हो गया था ना। हाँ सर, हो गया था। ठीक है, बूस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर और एक था इंटरनल इंटरनल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स फॉर, सॉरी ऑफ लिख दिया मैंने,
फॉर एम्प्लॉइज, उससे कहते हैं सार फाइलिंग। सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग। इन लोगों ने क्रिमिनलाइज कर दिया एक्ट को, इन लोगों ने फॉरफीचर ऑफ फंड्स भी लगा दिया, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बूस्ट कर दिया। अभी बोला कि एक ट्रांजैक्शन के करीब सबसे ज्यादा होता है वो एम्प्लॉय, उसके ऊपर काम करने वाला। अगर एक एम्प्लॉय क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा है और उसको दर दर मतलब हर टाइम उसको काम करते टाइम समझ में आ रहा है कि ये क्लाइंट की तो लिमिट XYZ है, ट्रांजैक्शन की लिमिट XYZ है। एक दिन अचानक अनयूजुअल अमाउंट दिख रहा है, अनयूजुअल करेंसी दिख रही है, अनयूजुअल लोकेशन दिख रहा है, कभी किसी ने कोई करेंसी में डील नहीं किया, अचानक से वो करेंसी का ट्रांजैक्शन है, अमाउंट अनयूजुअल है, लोकेशन अनयूजुअल है। अगर क्लाइंट को शक आ रहा है, सस्पिशियस मतलब शक, अगर क्लाइंट को शक, एम्प्लॉय को शक आ रहा है, तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, वो इंटरनली रिपोर्ट करके हमको बता सकता है कि ये ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको शक आ रहा है, ताकि हम लोग वो ट्रांजैक्शन के अंदर डिटेल में देखें और हम लोग क्लाइंट से पूछताछ करें। एम्प्लॉय क्लाइंट से पूछताछ करेगा क्या? विल एम्प्लॉय इन्वेस्टिगेट? नहीं, एम्प्लॉय का यहाँ पे काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग। अगर क्लाइंट को मैकेनिज्म ही नहीं है, एम्प्लॉय को, सॉरी क्लाइंट बोल रहा हूँ मैं, अगर एम्प्लॉय को मैकेनिज्म ही नहीं है तो एम्प्लॉय बताएगा कैसे? अगर वो मेल खेलते बैठेगा तो कब पहुंचेगा? जिससे अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, एक सिस्टम डेवलप कर दिया, जहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टली जाके वो सारी डिटेल्स रिपोर्ट कर सकता है और वो सीधा डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलेगी, जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। एम्प्लॉय का काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना है, तो उसके लिए मैकेनिज्म बना लिया। हर ऑर्गेनाइजेशन में सार फाइलिंग करके होता ही है, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग। गेटिंग इट? तो ये एम्प्लॉय के लिए भी इंटरनल मैकेनिज्म बना लिया। और आखिरी में क्या डेवलप कर दिया? KYC प्रोग्राम। बोला हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कस्टमर को जानने पहचानने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई अ कस्टमर एंड एक्सेप्ट द कस्टमर एंड ऑनबोर्ड देम, ताकि उसके ऊपर बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की रिस्क थोड़ी कम रहे। तो पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर लो, एक्सेप्ट कर लो, सब जांच पड़ताल कर लो, ठीक है, सब वेरीफाई कर लो और फिर डिसीजन लो कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उसको ऑनबोर्ड करना है कि नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स थे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के। क्रिमिनलाइज द एक्ट, फॉरफीचर ऑफ द फंड्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रिपोर्टिंग और KYC। क्लियर है? नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर का एक सेट प्रोग्राम डेवलप कर दिया, एक सेट रूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेवलप कर दिया। तो यहाँ से KYC की शुरुआत होती है। AML KYC दोनों साथ में डिस्कस क्यों करते हैं? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑब्जेक्टिव्स में ही, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑब्जेक्टिव्स में ही KYC एक स्टेप। बच्चों का आई बिलीव यू आर विथ मी। Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या? वो तो इंडिविजुअल के एंगल से हो गया, कॉर्पोरेट क्लाइंट के एंगल से अलग होता है, वो देखेंगे ना अपन। आधार कार्ड पैन कार्ड समझ के KYC को मत समझना। वो चलता है आजकल, आइडेंटिफाई करना है अपने को क्लाइंट को। तो इंडिविजुअल के केस में ज्यादा रिस्क अगर नहीं है, अगर इंडिविजुअल है रिस्क ज्यादा है तो उसका प्रोसीजर अलग है। अगर इंडिविजुअल है ज्यादा रिस्क नहीं है तो आधार कार्ड पैन कार्ड सफिशिएंट है, आधार कार्ड एड्रेस, पैन कार्ड फोटो, खत्म बात, राइट? अगर सैलराइड है तो आधार कार्ड पैन कार्ड ही है, अगर बिजनेसमैन है तो आधार कार्ड पैन कार्ड से भी आगे है, शॉप एक्ट लाइसेंस है, ठीक है। अगर सर्टन लिमिट के ऊपर टर्नओवर है तो ऑडिटिंग कंपलसरी अकाउंट्स की,
तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ITR रहता है, ठीक है। तो ये जो आधार कार्ड पैन कार्ड दिखते हैं वो सबसे लो रिस्क कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स में आता है, रिटायर्ड पर्सन, इंडिविजुअल्स, ठीक है। कंफर्टेबल हो यहाँ तक? यस यस सर। KYC, नो योर क्लाइंट। जब हम KYC प्रोग्राम की बात करते हैं तो KYC प्रोग्राम हैज 4 मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ KYC प्रोग्राम, हर एक कंपोनेंट का एक मतलब है, हर एक कंपोनेंट का एक एग्जांपल, एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले आता है CIP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी और प्रोसीजर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर CIP। फिर आता है CAP, कस्टमर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कि कस्टमर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, वो पॉलिसी गाइडलाइंस देती है। फिर एक होता है ड्यू डिलिजेंस, फिर एक होता है ऑनगोइंग रिस्क मॉनिटरिंग, ठीक है। ये चारों कंपोनेंट मिला के क्या बनता है? KYC प्रोग्राम, ठीक है। सर यहाँ पे नाउ ऑन हाई करना, क्या क्या बोल रही हो? ऑन गोइंग। ऑनगोइंग रिस्क मॉनिटरिंग, ठीक है। गिव मी 2 मिनट्स। हाँ,
ठीक है. Now when we talk about CIP, customer identification procedure says that we need to identify first who is our customer, right? That if the information given while opening an account is of an individual, so can we identify that individual legally? ऐसा तो नहीं कि ऐसा इंसान का डॉक्यूमेंट दे दिया जो प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द कस्टमर फर्स्ट. आइडेंटिफिकेशन क्या बोलता है कि एक स्टेप आगे जाके बोलता है कि हमको केवल कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं करना है, वो अकाउंट का, वो सर्विस का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है वो भी आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल, जब आप जाते हो अकाउंट खुलवाने तो आप डालते हो देखो इन्फॉर्मेशन में, दिस अकाउंट इज फॉर माई सेल्फ. ठीक है. अगर यहाँ पे अकाउंट होल्डर और अल्टीमेट बेनिफिशियरी रिलेशन अपने को और क्लियरली समझना है तो एग्जांपल मान लो कस्टोडियन सर्विसेज, सेटलमेंट सर्विसेज, क्लियरिंग सर्विसेज ले रहा है एक म्यूचुअल फंड, बट उसका अल्टीमेट वो सर्विसेज का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स. समझ रहे हो? तो केवाईसी के केस में हो सकता है कि केवाईसी किसका हो रहा है? म्यूचुअल फंड का, बट उस केवाईसी का कस्टमर का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? इन्वेस्टर्स, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए. तो इसके लिए जब केवाईसी होती है ना फंड्स की, तब सर्विस प्रोवाइडर म्यूचुअल फंड से पूछता है कि दिस फंड इज ओपन फॉर होम, विच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, HNI, वो बताता है. ठीक है. तो उसको बोलता है जब आप म्यूचुअल फंड ऑफर करते हो तब आप स्क्रीनिंग करते हो क्या? सैंक्शन स्क्रीनिंग, FATF, OFAC स्क्रीनिंग करते हो क्या? बोलता है हाँ. बोलता है रैंडमली हम भी किए तो चलेगा क्या? बोलता है हाँ चलेगा, आप भी कर लो रैंडमली. कौन से जुरिस्डिक्शन में है, कौन से करेंसी में स्पॉन्सर होता है फंड, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होता है, लोग पैसे रिडीम कैसे करते हैं. पता चला कि पूरा का पूरा रिमोटली ऑपरेटेड फंड है तो मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है. समझ रहे हो? ठीक है. तो ऐसे अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी चेक करने को बोलते हैं. किसमें? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में. We need to identify who is the beneficiary of the service, who is availing the service. We need to identify. ठीक है. ये हो गया सेकंड. पहला आइडेंटिफाई क्या करना है अपने को कि अगर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, कैन वी आइडेंटिफाई ये इंडिविजुअल है, ये कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का सिन नंबर ही नहीं है तो, रजिस्टर्ड एड्रेस ही नहीं है तो, समझ रहे हो? ऐसे. तो वी नीड टू आइडेंटिफाई. Can we recognize those information which are provided in the identification procedure? Making sense? और ये verifiability की जब बात आती है ना, can we verify, can we check them, वो verifiability की जब बात आती है, then there's a order of steps which is followed. Whenever a customer is verified, identified, सबसे पहले उसको notify किया जाता है. सबसे पहले उसको notify किया जाता है कि we want to initiate verification procedure. Please give us supporting documents. Please provide us information. तो सेकंड स्टेप में इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है. नोटिफाई कर दिया उसको, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर लो. ठीक है. तीसरी चीज, इंफॉर्मेशन जो गैदर की उसको वेरीफाई करो. कैन दैट बी रिकॉग्नाइज्ड? सिन नंबर दिया है तो MCA के अंदर इंफॉर्मेशन है क्या? पैन वैलिड है क्या? आधार वैलिड है क्या? एड्रेस वैलिड है क्या? ठीक है. सब वेरीफाई करो तीसरे स्टेप में. ठीक है. चौथे स्टेप में स्क्रीन करो. स्क्रीनिंग मतलब कि वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है. ठीक है. सब ये क्या करना है? स्क्रीनिंग करना है. चौथा, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कि हम लोगों ने नोटिफाई भी कर लिया, गैदर भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया, स्क्रीन भी कर लिया. अभी इन सब चीजों को अपने को क्या करना है? रिटेन. कल को अगर कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई तो अपन दिखा सके कि दिस वाज द प्रोसीजर दैट वी हैड फॉलोड, दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन दैट वी हैड स्क्रीन, और हमको क्लीन रिपोर्ट आई थी. उन सबको रिकॉर्ड को रिटेंशन करना. आपके बुक में CIP के बारे में कुछ लिखा है, देख लो उसकी लैंग्वेज ठीक है क्या. पेज नंबर 50 के आजू बाजू ही होगा. गाइस. Yes, yes. सर अभी देखो ऑन है और एक चेक कर दो.
अरे प्रियंका का तो बंद हो गया, देखो मेरे को यहाँ पे लाल दिख रहा है, अभी 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 ग्रे दिखा देगा। सर देखो मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया कि चेक। ठीक है ठीक है। है सीआईपी के बारे में पेज नंबर 65। तो देखो ऐसा रहेगा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी की एक पॉइंट होगी, फिर जो मैंने प्रोसीजर बोला, नोटिफाई, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग, उसका कुछ एक छोटा कंटेंट होगा, बुलेट से क्या, बट कंटेंट होगा कुछ ना कुछ जिसके बारे में लिखा होगा, जो अपन ने अभी अभी डिस्कस करा वैसे कुछ ऊपर नीचे लिखा होगा। ठीक है, लिख ले। सीआईपी आउटलाइन,
ठीक है। मतलब वैसे ये ऐसा कुछ जैसे एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं देता है, बट सीआईपी बोलता है बैंक शुड हैव द पॉलिसी इन प्लेस टू आइडेंटिफाई देयर कस्टमर, हाउ दे आर आइडेंटिफाइंग। CIP also talks about identifying the ultimate beneficiary of the services. Making sense, virtual guys? Yes, sir. Yes, yes, sir. सर इसमें इसमें बेनिफिशियल मतलब आइडल कस्टमर को ना क्या बोल रहे हो, वापस कहो। इसमें बेनिफिशियल सर्विसेज मतलब क्या होगा? बेनिफिशियरी मतलब अभी म्यूचुअल फंड कस्टमर है बैंक का, तो बैंक के लिए नो योर कस्टमर नो योर क्लाइंट में कौन आएगा? म्यूचुअल फंड। बट हाँ जो सर्विसेज बैंक दे रही है म्यूचुअल फंड को, वो बैंक वो सर्विसेज का फायदा म्यूचुअल फंड उठा रहा है, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं। उसके इन्वेस्टर्स। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन्वेस्टर है। ठीक है। स्टेप्स इन सीआईपी, पहले था नोटिफिकेशन। इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग है सेकंड वाला, अभी और इंटरेस्टिंग है। सेकंड वाला क्या बोलता है? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। मतलब ये पॉलिसी क्या बोलेगी कि हम लोगों ने अगर कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया, स्क्रीन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी अपने को क्या डिसाइड करना है कि अपने को कस्टमर को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। शुड वी एक्सेप्ट दैट क्लाइंट और कस्टमर एज अवर कस्टमर? ठीक है, एक सेकंड। सॉरी,
Okay, so you want to study. You won't make noise. And which there are less people, so your noise would echo. Yes. Okay, ठीक है. ठीक है. कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी. तो हम लोगों ने बोला कि वंस वी आइडेंटिफाई, वो चाहे डायरेक्ट कस्टमर हो या अल्टीमेट बेनिफिशियरी हो, we will identify and based on the identified customer beneficiary we will take a call कि हमको उसको accept करना है कि नहीं. Acceptance की जब बारी आती है ना, तो there are certain pointers, important pointers on the basis of which a bank will take a decision. ठीक है. Example, location of the customer. कस्टमर यूरोप का है, बात एक है. कस्टमर मैक्सिको का है तो रिस्क थोड़ी ज्यादा है, पाउडर हो सकता है. ठीक है. लोकेशन ऑफ द कस्टमर, या तो उसको टेक्निकल भाषा में बोलूं तो ओरिजिन ऑफ द कस्टमर. ठीक है, ओरिजिन. देन उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस. मेक्सिको के अंदर हर एक बिजनेस पाउडर का है क्या? नहीं. ओरिजिन ऑफ कस्टमर, नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि चार्जिंग चाहिए. नेचर ऑफ बिजनेस, ओरिजिन, ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड, करेंसी, पार्टनर्स. ठीक है. अब एक बिजनेस है, अमित शाह पार्टनर है उसमें, तो थोड़ी रिस्क हाई है. अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो एसोसिएटेड पार्टनर्स. ठीक है. ट्रांजेक्शन लिमिट. तो ये सब थोड़े से लिस्ट ऑफ फैक्टर्स है. ठीक है, जिसके बेसिस पे बैंक विल डिसाइड वेदर वी नीड टू एक्सेप्ट द कस्टमर और नॉट. ठीक है. सेम पॉइंटर्स कुछ आपके आजू बाजू बुक्स में पेजेस में वो है क्या? है. ठीक है. पेज नंबर 68. पेज नंबर 68. Virtual guys, you are able to hear me. Yes, sir. Yes, sir. Once the customer is identified,
ठीक है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में क्या बोलते हैं ज्यादा करके कि ये तो एक गाइडिंग फैक्टर्स है जिससे रिस्क आइडेंटिफाई होगी। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन सैंक्शन कंट्री है तो रिस्क थोड़ी ज्यादा है, करेंसी थोड़ी सैंक्शन है तो रिस्क और ज्यादा है। द फैक्टर्स जो मैं भी लिखा रहा हूँ वो रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, बट कोर एक्सेप्टेंस पॉलिसी कौन डिफाइन करेगा? इंडिविजुअल बैंक। बैंक शुड इवेल्युएट हाउ मच रिस्क दे कैन अफोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, कस्टमर रिस्की है नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है नहीं कर सकता है, बैंक शुड जज। ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, नेचर ऑफ बिजनेस, क्लियर है, एक्सेट्रा। गेटिंग इट वर्चुअल गाइस? Yes, yes. एक सेकंड ना। ठीक है, बड़ू लिख दिया ना? Yes, yes, sir. ठीक है, अभी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। When we talk about word diligence, ठीक है, diligence means common checks। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस मीन्स रिक्वायर्ड चेक्स। ड्यू डिलिजेंस मतलब ये तो चाहिए, ये तो करना ही है, ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, when we talk about due diligence, it is bifurcated in two parts from bank perspective। ठीक है, one is CDD, other is EDD, right? ठीक है, CDD stands for, कोई लिटरेचर बोलता है CDD is कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, तो बात एक ही है।
ठीक है, कॉमन ड्यू डिलिजेंस एंड एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। हाँ हाँ, now when we talk about CDD, CDD is a very basic due diligence. It is a single level diligence. Single level मतलब अगर मैं अकाउंट खुलवाने का, I am an individual, so they will check my information, they will ask my details, they will verify my details, they will assess the risk from my perspective. Single level customer due diligence. They will check my details, they will ascertain the risk associated to the organization from my angle as a customer to the bank. सिंगल लेवल डिलीजेंस होता है वो। सिंगल लेवल मतलब एक कस्टमर लेवल, कस्टमर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लेवल, फर्म है तो फर्म लेवल, ठीक है। दीज आर डन, CDD आर डन फॉर अकाउंट्स व्हिच आर नॉट वेरी रिस्की, दीज आर डन फॉर द अकाउंट्स व्हिच आर वेरी वेरी लो रिस्क, ठीक है। बस हाँ, आइडेंटिफाई हो गया, इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल है, इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड किया रिकॉग्नाइज है, ज्यादा रिस्क नहीं है, सिंपल कस्टमर है, CDD खत्म बात। They will immediately accept the customer. But when we talk about enhanced due diligence, these are special diligence. CDD is a common, सबके लिए होता है, but EDD सबके लिए नहीं होता है. There is a special diligence. EDD is done at a multi-level. CDD is done at single level. EDD is done at multi-level. EDD is done for accounts which are very risky, ultra high net worth individual. ठीक है। पीप्स, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पीपल। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पीपल मतलब जिनका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुकात है वैसे नहीं, who have a public presence, who have a public appearance, like politicians, MLA, MPs, singers, cricketers, समझ रहे हो, governors, chairman of SEBI, these are all politically exposed people. So EDD is done for these politically exposed people, high, ultra high net worth individual, नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स लाइक NRI जो इंडिया में रहते नहीं, नॉन फेस टू फेस कभी देखा ही नहीं हो कस्टमर को, उनके लिए ज्यादा करके पीप्स, उनके लिए ज्यादा करके EDD होता है। मल्टी लेवल बोले तो अभी आई एम अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, तो जब मैं अकाउंट खोलने जाऊंगा तो डिलीजेंस मेरे लेवल पे तो होगी, बट मेरे को बोलेंगे पेरेंट्स का भी इंफॉर्मेशन दो, वाइफ का भी इंफॉर्मेशन दो, बेस्ट फ्रेंड का भी इंफॉर्मेशन दो, क्योंकि मैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता हूँ, बट मैं उनके अकाउंट से भी रूट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में रिस्क ज्यादा है, ठीक है। पार्टनर्स, अगर फर्म है तो पार्टनर्स की भी सारी इंफॉर्मेशन दो, पार्टनर्स के फैमिली मेंबर्स की भी इंफॉर्मेशन दो, स्पाउस, चिल्ड्रन अगर मैरिड है तो उनके स्पाउस की भी इंफॉर्मेशन दो। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। मेकिंग सेंस? तो क्लोज फ्रेंड, एसोसिएटेड पार्टनर, ब्लड रिलेशन, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, और वो उनकी भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाती है। तो बस EDD is at मल्टी लेवल। वर्चुअल गाइस गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, सर ये पीई का हाँ, पीई का पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स। Getting it, everyone? Virtual guys.
Yes, sir. ठीक है, और लास्ट वन है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। Ongoing risk monitoring is monitoring the transaction of the customer, whether they are in line with the customer acceptance policy and customer identification procedure। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था यही बेनिफिशियरी है, यही कस्टमर है, क्या अभी तक यही बेनिफिशियरी है, यही कस्टमर है, ट्रांजैक्शन लिमिट इतनी इतनी थी, इतनी है, करेंसी ये थी, ये है, नेचर ऑफ बिजनेस ये था, चेंज ऑफ नेचर तो नहीं हुआ है। तो ऑल द एक्टिविटीज विच वर यूज्ड इन टेकिंग द डिसीजन ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेप्टिंग द कस्टमर, उसको क्या किया जाता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। हाई रिस्क अकाउंट्स में बार बार मॉनिटर किया जाता है, लो रिस्क अकाउंट में बहुत कम बार मॉनिटर किया जाता है, उसको बोलते हैं री केवाईसी, राइट। री केवाईसी मतलब बार बार वही चीजें एक्सेप्ट करना, वापस से वही चीजें मांगना कस्टमर से। इंडिविजुअल के केस में री केवाईसी क्या होगा, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ फिर से देना पड़ेगा आपको। नहीं, इंडिविजुअल का कैसा 7-8 साल में एक बार है, ठीक है। हाई रिस्क अकाउंट्स का फ्रीक्वेंटली होता है, एनुअली, बाय एनुअली, ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर है? वर्चुअल गाइस, जी जी। ठीक है। वर्चुअल गाइस, कंफर्टेबल टिल हियर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडेबल और यू नो एलिमेंट्री बैकग्राउंड ऑफ एएमएल एंड केवाईसी। और थोड़ी टेक्निकल चीजें इसमें ऐड होती है जो काफी प्रोसेस स्पेसिफिक बन जाती है या डोमेन स्पेसिफिक बन जाती है, वो अभी हम डिस्कस कर पाएंगे नहीं, ठीक है। रेगुलेशंस भी हम ऐसे एलिमेंट्री देखेंगे, बट वी विल स्टार्ट रेगुलेशन टुमारो, क्योंकि मैं अगर डिस्कस करूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट, क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो जाएगा। इफ आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट, कल मुझे एनी विच वाइज डिस्कस करना पड़ेगा लिखाने से पहले, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड फॉर द डे एंड वी विल मीट टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। कल भी तुम्हारा 12 बजे, तुम्हारा कल लास्ट क्लास है मेरे साथ। उसके बाद वॉट एवर विल हैपन विल आई थिंक हैपन विद एट योर ओरिजिनल टाइम 4 से 8। आपका ओरिजिनल टाइम 4 से 8 था, राइट। तो इसके बाद जो सॉफ्ट स्किल्स होंगे या मॉक्स होंगे या जैसे भी होंगे, वो जनरली 4 से 8 ही होंगे। अगर 12 से 4 ही हुए तो दे विल कम्युनिकेट। रिफ्रेशर कल ही होगा, रेगुलेशन विल बी डन बिफोर ब्रेक, ठीक है। अरे बहुत आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो आप? हेलो हेलो।
हेलो हेलो हाँ, हाँ सर, अरे आवाज नहीं आ रही है, आप रीज्वाइन करो प्लीज। मेरे कान में दुख रहा है, वो हेडफोन का कुछ आई थिंक जैक का प्रॉब्लम है आपके। कल रिफ्रेशर और रेगुलेशन दोनों हो जाएगा। रेगुलेशन हम 4 घंटे थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं। आया ना, मैंने बोला ना उतना ही। जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी और आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में हम लोगों ने देखा था, वी विल कंटिन्यूसली मॉनिटर दैट। री केवाईसी की बात की थी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस वर्चुअल गाइस? सर मॉक्स आपने लेंगे क्या? नहीं, मोस्टली ड्यूरिंग दैट टाइम आई वुड नॉट बी अवेलेबल। अवेलेबल रहा तो मैं ले लूंगा, नहीं रहा तो नहीं लूंगा। ठीक है, वर्चुअल गाइस डन। ऑलराइट, थैंक यू फॉर टाइम, सी यू टुमारो। Thank you, sir.